हेलो गाइज अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक सोशल इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका टॉपिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो हम ये डिस्कस करेंगे डॉक्टर निशार के साथ। डॉक्टर निशार सीएससी फिरोजपुर झिरका में पिछले 1 साल से सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उस पर ही। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। देखो, एंटीबायोटिक्स वो दवाई होती है जो हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया, उसको मारने का और उसको किल करने का काम करती है और हमें जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाती है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आजकल जो एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है। खासकर जैसे हमारे देश भारत में, नेपाल में, ये जो पड़ोसी देश है चाइना में, इनमें बहुत ज्यादा है। तो इसके बारे में हमें बताइए कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, ये कैसे होता है, क्या चीज है, इसके बारे में बताइए। ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, जो कि एक इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है कि जो कि वर्ल्ड वाइड में एक हेल्थ इश्यूज है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो कीटाणु होते हैं लाइक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जो होते हैं जो कि इन्फेक्शन कोज करते हैं, उन पे दवाइयों का असर होना बंद हो जाता है। मतलब एंटीबायोटिक की इफ़ेक्टिवनेस डिक्रीज़ हो जाती है। एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती हैं, उसी को हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि किन कारणों से होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्या इसके पीछे वजह है, उनका आप अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें बताइए, ताकि लोग इसको समझ सकें और सीख सकें और फिर वो गलती ना दोहराएं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है उसका एक जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो तो होता है कि अननेसेसरी यूज ऑफ द एंटीबायोटिक। मतलब जैसे कि आपको वायरल फीवर हुआ है या वायरल कोल्ड हुआ है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है, लेकिन लोग फिर भी उसमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गर्मियों में दस्त लग जाते हैं, जिसको लूज मोशन बोलते हैं। वो दो प्रकार का होता है, जैसे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। जो नॉन इन्फेक्शियस होता है वो ओनली दस्त होते हैं, उसको हम ओआरएस और जिंक की टैबलेट लेकर भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन लोग उसमें भी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। हाँ, अगर इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस का हमें प्रॉपर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, सीबीसी में टीएलसी इंक्रीज है या नहीं है और फीवर है या नहीं है, तब हम एंटीबायोटिक उसमें यूज कर सकते हैं। ये था कि अननेसेसरी यूज ऑफ द एंटीबायोटिक। दूसरा कारण है जी इनकम्प्लीट कोर्स। इनकम्प्लीट कोर्स का क्या मतलब है, जैसे डॉक्टर है और या फिर हम यहाँ पे सीएससी फिरोजपुर जिला में पेशेंटों को 7 डेज या 14 डेज का ट्रीटमेंट या कोर्स उनको प्रोवाइड करते हैं कि इतने दिन आपको इस बीमारी के लिए दवाइयाँ यूज करनी। लेकिन लोग क्या करते हैं, उनको 3 या 4 डेज में आराम पड़ जाता है, पड़ने लग जाता है, तो उसके बाद वो उनको यूज करना दवाइयों को बंद कर देते हैं। ये भी एक कारण है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होने का। एंड जो थर्ड कारण है वो है रॉन्ग मेडिसिन का यूज़ करना या रॉन्ग एंटीबायोटिक का यूज़ करना। हमारे पास दो टाइप की एंटीबायोटिक्स होती है, एक तो नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक होती है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक होती है। लोग यूजुअली क्या करते हैं, जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जैसे कि फीवर हो गया, कोई थोड़ा छोटा बॉन्ड हो गया, इन्फेक्शियस जो बॉन्ड होते हैं, उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट कारण ये भी है कि एक लैक ऑफ नॉलेज। आजकल रूरल एरियाज में जो होते हैं, जो लोकल वेंडर्स होते हैं, लोकल डॉक्टर्स होते हैं, वो ऐसे ही एक स्टिग्मा बना हुआ है कि एजिथ्रोमाइसिन, पीसीएम, लिवोस्ट्राजिन या एजिथ्रोमाइसिन सब कोई और एंटीबायोटिक दे ही देते हैं। कारण है इसका रॉन्ग मेडिकेशन। हमारे पास दो टाइप की मेडिकेशन होती है, नैरो स्पेक्ट्रम होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। इनको हमें डिग्री ऑफ इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। इसी में डोज और ड्यूरेशन आता है। डोज में क्या है कि हमें ये देखना होता है कि बच्चा है कि यंग है, एडल्ट है या फिर ओल्ड एज है, और वेट के अकॉर्डिंग भी हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। ड्यूरेशन में ये आता है कि जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, उसका इफेक्ट 24 आवर होता है, लेकिन कई बार क्या करते हैं लोग, उसको भी टीडी या बीडी करके ले लेते हैं, जो भी एक मेन रीजन हो जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अब हमें ये बताइए कि इससे कैसे बचा जाए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से किस तरह से हम बच सकते हैं। देखो, इससे बचने से पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके नुकसानों की। नुकसानों में क्या होता है कि
हमारा जो हॉस्पिटल स्टे होता है, अगर हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और हमें एक एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती है, तो उसमें आईसीयू या वार्ड में हॉस्पिटल स्टे इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे जो पेशेंट पार्टी होती है, उस पर इकोनॉमिक बर्डन भी हो जाता है। और थर्ड होता है कि जो सिम्पटम्स हैं या जो डिज़ीज़ है, वो वर्सन होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब और बुरी तरीके से बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं इसके रोकथाम कैसे करी जा सकती है। इससे बचने के लिए, इससे रोकथाम करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, उनसे ही हमें दवाई लेनी चाहिए। जिसमें हमें अननेसेसरी यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि जो एंटीबायोटिक हमें मल्टीपल अमाउंट में यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर किसी बीमारी के लिए एक एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, तो इतना ही यूज़ करना चाहिए। और जो कोर्स होता है, जैसे किसी डॉक्टर ने या रजिस्टर जो आरएमपीज़ होते हैं, अगर उन्होंने 14 डेज़ के लिए प्रिस्क्राइब कराया, तो 14 डेज़ ही खाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आराम पड़ गया, अब छोड़ देते हैं। दूसरा जो होता है रॉन्ग मेडिकेशन, नैरो स्पेक्ट्रम लेनी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेनी है, वो एक डॉक्टर डिसाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें दवाई लेनी चाहिए। रूट क्या होता है, डोज क्या होता है, ये सब डॉक्टर डिसाइड करता है। हमें प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन से ही एंटीबायोटिकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने बताया। ओके।